फ्रेंड्स, आपने सब ने शेयर कैपिटल का थ्योरी समझ लिया है, सारे टर्म्स समझ लिए हैं। अब आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं शेयर कैपिटल के न्यूमेरिकल्स। ओके, तो न्यूमेरिकल्स में सबसे फर्स्ट आपको ये समझना है कि शेयर कैपिटल डिस्क्लोज कैसे होता है बैलेंस शीट पे। ओके, तो आपने पहले क्या किया हुआ है, इससे पहले जो बैलेंस शीट प्रिपेयर करते थे वो था हॉरिजॉन्टल टाइप ऑफ बैलेंस शीट। ओके, तो हॉरिजॉन्टल में क्या करते थे, लेफ्ट साइड इज द लायबिलिटी साइड एंड राइट साइड इज द एसेट साइड, तो उसे कहते थे हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट। अभी आप ये जो फॉर्मेट देख रहे हो इसे कहते हैं वर्टिकल फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट, यानी कि टॉप में होता है लायबिलिटी साइड, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड, एंड बॉटम में होता है एसेट साइड। तो इसे वर्टिकल प्रिपेयर किया जाता है, इसीलिए इसे कहते हैं वर्टिकल फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट। ओके, और ये जो फॉर्मेट है, दिस फॉर्मेट इज एज पर स्केड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट। ओके, तो जब भी आपको कहा जाएगा कि स्केड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट करना है, दिस इज द वर्टिकल फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट। क्लियर? तो वर्टिकल फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट, इसमें आपको आपको पूरा बैलेंस शीट नहीं बनाना है, तो घबराओ मत। आपको सिर्फ क्या करना है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल, बस यहीं तक। ये आपको समझना है कि ये कैसे इसके अमाउंट शो होगा। ओके, तो ये फॉर्मेट है, फॉर्मेट में देख लो आप कैसा है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, तो फर्स्ट इज शेयर होल्डर्स फंड। ओके, शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या आता है, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। ओके, तो फर्स्ट मेन हेडिंग इक्विटी एंड लायबिलिटीज है, और उसके अंदर सब हेडिंग पॉइंट नंबर 1 ए शेयर कैपिटल, 1B रिजर्व्स एंड सरप्लस, 1C मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर एंड वारंट्स। ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अमाउंट। ओके, नाउ थर्ड नॉन करंट लायबिलिटीज। ओके, जो भी नॉन करंट लायबिलिटीज हैं ये पूरे आ जाएंगे थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट करंट लायबिलिटीज। ओके, अभी मैं इसको आपको एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि जस्ट अभी आपको इस चैप्टर पे शेयर कैपिटल से ही मतलब है। ओके, तो लेकिन इस फॉर्मेट को आप समझ लो, इस फॉर्मेट करते कैसे हैं। ओके, तो ये सबके टोटल लिखते जाने यहाँ पे। ओके, तो इस फॉर्मेट में आपने ये देख रहे हो फिगर्स ऑफ करंट ईयर एंड फिगर्स ऑफ प्रीवियस ईयर। तो ये जब भी बैलेंस शीट बनती है वर्टिकल फॉर्म बैलेंस शीट, इसमें प्रीवियस ईयर और करंट ईयर की वैल्यूज शो होती हैं। जैसे कि शेयर कैपिटल प्रीवियस ईयर कितना निकाला था हमने और करंट ईयर कितना निकला, रिजर्व्स प्रीवियस ईयर कितना था, करंट ईयर कितना है। तो ये जो बैलेंस शीट होती है ये कंपैरेटिव कंपैरिजन करने के लिए बहुत इजी होता है। ओके, प्रीवियस ईयर में क्या था, इस ईयर क्या था, तो क्या होगा, कंपैरिजन इज वेरी इजी। क्लियर हो गया? तो ये तो था इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड। देन सेकेंड मेन हेडिंग एसेट्स। एसेट्स में फिर ऐसी बाइफरकेशन, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। ओके, तो ये करके आपको क्लोज कर देना है। ओके, क्लियर? तो ये तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट, एक ओवरव्यू है। आपको किससे मतलब है अभी इस चैप्टर पे, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट ए से। ओके, तो मेन हेडिंग रहेगा इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ओके, और उसमें शेयर होल्डर फंड्स, शेयर कैपिटल, और जो सेकेंड कॉलम है, देखो ये जो कॉलम है दिस इज फॉर नोट टू अकाउंट्स। जो भी आप वैल्यू यहाँ पे लिखना है, शेयर कैपिटल की जो भी वैल्यू आएगी ये आपको नोट में शो करना है, किधर, इस बैलेंस शीट के बॉटम पे। ओके, यहाँ पे बॉटम पे क्या होता है, नोट्स शो होता है। ठीक है, और नोट का नंबर डालना है आपको, जैसे कि शेयर कैपिटल है तो 1A। ओके, तो यहाँ पे नोट नंबर डलेगा। क्लियर? तो सबकी वैल्यू नोट में कैलकुलेट करके आपको उस अमाउंट को यहाँ पे लिखना है, यानी कि नोट्स इज लाइक अ वर्किंग नोट। ओके, उसमें आपको सारे वैल्यू कैलकुलेट करने हैं और वो वैल्यू लाके इस फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट में आपको मीन्स बैलेंस शीट में आपको एंटर करने हैं। ओके, क्लियर हो गया? समझ में आ गया फॉर्मेट? ओके, तो हम समझेंगे कि शेयर कैपिटल की वैल्यू कैसे लाते हैं और उसका नोट कैसे प्रिपेयर करते हैं। क्लियर? ओके, so now disclosure of share capital in a company's balance sheet. Okay,
तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट अभी आपने देखा, उसमें इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ के अंदर हेडिंग है शेयर होल्डर्स फंड। ओके, उसमें आएगा शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के लिए हमें नोट्स प्रिपेयर करना है, उससे बोलते हैं नोट टू अकाउंट्स। ओके, तो स्केड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग जब बैलेंस शीट बनेगा तो हर एक कंटेंट्स के लिए आपको नोट प्रिपेयर करना होता है बैलेंस शीट के नीचे। ओके, तो फर्स्ट बैलेंस शीट में अभी आपने देखा हुआ है, ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, शेयर कैपिटल, वहाँ पे आप लिखोगे शेयर कैपिटल, देन नोट टू अकाउंट्स 1, और ये 1 क्या है, ये जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं, दिस इज़ 1। ओके, तो ये अमाउंट जो यहाँ पे अमाउंट आएगा, ये जो अमाउंट आएगा यहाँ पर, ये कौन सा अमाउंट आएगा, ये अमाउंट आएगा। ओके, तो मैंने ओवरव्यू बताया अभी आपको। अब आपको क्या समझना है, नोट टू अकाउंट्स। ओके, नोट टू अकाउंट्स ये आपको अच्छे से समझना है। ओके, क्योंकि बैलेंस शीट में जस्ट आपको यहाँ से जो अमाउंट आएगा उससे बस जाके वहाँ पे लिख देना है। ओके, तो फॉर्मेट आपने देखा हुआ, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली आपको अमाउंट, आपको फॉर्मेट बनाना है और उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली अमाउंट आपको लिखना है यहाँ पे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं नोट टू अकाउंट्स। तो हम निकाल के आ रहे हैं शेयर कैपिटल, तो फर्स्ट में लिखेंगे शेयर कैपिटल। ओके, यही हम निकाल रहे हैं, ये हमारा निकालना है शेयर कैपिटल। तो फर्स्ट इज ऑथोराइज्ड कैपिटल। तो ऑथोराइज्ड कैपिटल मैंने आपको बताया है, कंपनीज को जितना ऑथराइजेशन मिला हुआ है कैपिटल इशू करने का, कंपनी इससे ज़्यादा अमाउंट इशू नहीं कर सकती। और ऑथराइज कैपिटल कहाँ शो करते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऑथराइज कैपिटल शो करना होता है कंपनी को। ओके, तो जितना अप्रूवल मिला होता है कंपनी को, उतना ही कंपनी एज ए ऑथराइज कैपिटल शो कर सकती है। तो दिस इज द मैक्सिमम कैपिटल अमाउंट दैट कंपनी कैन इशू फ्रॉम पब्लिक। ओके, तो समझ में आ गया ऑथराइज कैपिटल। अब इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स दोनों रह सकते हैं, या एक भी हो सकता है, इक्विटी शेयर भी हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर भी हो सकता है, तो और दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसा आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे लिख दिए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। सपोज 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज़, यहाँ पे फेस वैल्यू आएगा सपोज 10 ईच। ओके, तो टोटल अमाउंट यहाँ पर लिखेंगे इक्विटी शेयर्स का। सेम ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स का अमाउंट दिया होगा, उसका फेस वैल्यू दिया होगा, उसका टोटल अमाउंट यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, ये दोनों का अमाउंट चला गया, अब इसको टोटल करके, इन दोनों टोटल करके यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो ये हुआ आपको ऑथराइज कैपिटल। तो ये जो है आपको ऑथराइज कैपिटल लिखने के बाद में ये डबल लाइन करनी है। इसका ये मतलब होता है कि दिस इज ओनली फॉर डिस्क्लोजर। ओके, ये सिर्फ डिस्क्लोज होगा कि कंपनी के पास में कितना ऑथराइज्ड कैपिटल है, इसको आपको यहाँ से कुछ भी नहीं करना है। ओके, बैलेंस शीट में इसको कुछ भी नहीं करना है ऑथराइज कैपिटल को। ओके, ये आपको नोट टू अकाउंट्स में यहाँ पे शो करना है, और ऑथराइज कैपिटल को यहाँ पे ये डबल लाइन करके क्लोज कर देना है। क्लियर? नाउ इशूड कैपिटल। अब कंपनी को ऑथराइज जितना है उसी में से कंपनी इशू करती है शेयर्स। ओके, तो कंपनी ने कितना इशू किया, या तो वो ऑथराइज कैपिटल जितना अमाउंट इशू कर सकती है या उससे कम कर सकती है एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है। ओके, तो इशूड कैपिटल में कंपनी ने कितना इशू किया, फिर से यहाँ पे वैल्यू लिख दिए। ओके, जितनी भी वैल्यू है, और उस वैल्यू को सेम ऑथराइज कैपिटल जैसा यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद लिखे, टोटल करके इशू कैपिटल शो किए। नाउ इशू कैपिटल को भी क्लोज किए। तो ऑथराइज्ड और इशूड ये सिर्फ कंपनी के डिस्क्लोजर के लिए है, इंफॉर्मेशन। ठीक है, एज ए इंफॉर्मेटिव ये डिस्क्लोज करना होता है, ऑथराइज एंड इशूड। अब मेन जो कैलकुलेशन है ये आपका सब्सक्राइब्ड कैपिटल में ही करना है। ओके, एंड व्हाट इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल, कंपनी ने जितना इशू किया, ओके, और उसमें से पब्लिक ने कितना सब्सक्राइब किया, ये आपको मैंने डेफिनेशन में बताया हुआ है। लाइक कंपनी हैज़ इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स एंड पब्लिक हैज़ सब्सक्राइब्ड 8,000 इक्विटी शेयर्स। तो 8,000 इक्विटी शेयर्स ही सब्सक्राइब किया पब्लिक ने। ओके, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कंपनी ने जितना इशू किया सबके सब सब्सक्राइब कर लें, कभी कम होता है।
ओके, जितना कंपनी इशू किए हो सकता है पब्लिक उससे कम आए। ओके, कई बार ऐसा होता है कि जितना इशू किए हैं पूरा ही सब्सक्राइब कर लें। ओके, तो जैसा भी आपको क्वेश्चन में दिया है आपको वैसा कंसिडर करके उसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे जस्ट हम उसका मीनिंग समझ रहे हैं। तो थर्ड इज सब्सक्राइब कैपिटल। अब सब्सक्राइब कैपिटल दो पार्ट में बंटता है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट इज सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सेकेंड पार्ट इज सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। क्लियर? तो सब्सक्राइब कैपिटल दो पार्ट में बट गया। अब फर्स्ट सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, किसी सब्सक्राइबर ने, सब्सक्राइबर कौन होगा? पब्लिक, ठीक है। किसी सब्सक्राइबर ने पूरा सब्सक्राइब किया और उसका फुल अमाउंट पे कर दिया। फुल अमाउंट मीन्स फेस वैल्यू, ठीक है। जितना सब्सक्राइब किया फुल्ली पे कर दिया तो उसका अमाउंट डायरेक्टली यहाँ पे लिख देंगे आउटर कॉलम पे, ठीक। सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड है तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा उसका मल्टीप्लाई करना है, उसका अमाउंट आउटर कॉलम पे लिख देना है। नाउ सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, इस चीज़ को आपको अच्छे से समझो, यहीं पे मैक्सिमम स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। बाकी सब तो जैसा है एज इट इज़ लिख दिए। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप मतलब, इसका मतलब क्या हो रहा है? पब्लिक ने सब्सक्राइब तो किया बट अमाउंट पे नहीं कर पा रहे, अमाउंट जो है पार्टली पे किए, तो ये इसका ये मतलब निकल के आता है। ओके, तो ये आपको क्वेश्चन में जैसा दिया रहेगा वो करना है। इसकी वैल्यू पुट किए, ओके, फेस वैल्यू पुट किए और इनर कॉलम पे लिखे। ओके, अब अगर कोई कॉल्स इन एरियर्स है, कोई भी कॉल इन एरियर्स मीन्स अमाउंट ही नहीं पे कर रहा है, अमाउंट पे ही नहीं कर पा रहा है, मतलब ये डिसाइडेड हो गया है कि जो पब्लिक है जितने जितने के शेयर्स लिए हैं वो पे नहीं कर पा रहे, एरियर्स हैं, रुके हुए अमाउंट, तो उसको लेस करने के बाद वो टोटल अमाउंट यहाँ पे लिखे, किसका? सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप का। और नहीं है कॉल्स इन एरियर्स तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके बाहर लिख दिए। ओके, समझ में आ गया? देन फोरफिटेड शेयर्स, डायरेक्टली आउटर कॉलम। ओके, फोरफिटेड शेयर्स, इसका मतलब क्या होता है? कंपनी ने शेयर्स फोरफिट कर लिया। फोरफिट का मैंने क्या मतलब बताया था आपको? जब्त कर लिया, ठीक है। हिंदी में इसका मतलब है जब्त कर लिया, इंग्लिश में फोरफिट कर लेना। अगर कोई सब्सक्राइबर बहुत कॉल करने के बाद भी पैसे नहीं दे रहा है शेयर्स के, तो कंपनी उसके जितना अमाउंट पे किया कर चुका है पहले उसको फोरफिट कर लेती है। तो ये सब के क्वेश्चन हम करेंगे, लेकिन जैसे जैसा आ रहा है मैं आपको मीनिंग बताते जा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ये अच्छे से बैठता जाए। अब जो सब्सक्राइब वाला पार्ट है इसी को ही आपको पूरा ऐड करके जो अमाउंट निकल के आएगा यही है अमाउंट टू बी शोन इन बैलेंस शीट एज शेयर कैपिटल। समझ में आ गया? सब्सक्राइब पार्ट वाले को ही आपको ऐड करना है और अमाउंट टू बी शोन ये निकल के आएगा फ्रॉम सब्सक्राइब कैपिटल पार्ट ओनली, ठीक है। तो फर्स्ट इज ऑथराइज्ड कैपिटल। ओके, ये जैसा है वैसे ही आपको जस्ट शो कर देना है। इशूड कैपिटल जैसा क्वेश्चन में जस्ट मल्टीप्लाई करके ऐड कर शो कर देना है। ओके, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और कई स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं, इशू को ऊपर लिख देते हैं, ऑथराइज को नीचे करते हैं। ऐसा नहीं करना है भाई, ओके, ऐसा नहीं करना है। पहले ऑथराइज्ड होगा, ऑथराइज का मतलब ये है कि उतना अप्रूवल मिला, दैट इज द मैक्सिमम लिमिट। देन सेकेंड इज इशूड, थर्ड इज सब्सक्राइब्ड। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ों को अच्छे से दिमाग पे रखो, इस फॉर्मेट को अच्छे से समझना है आपको। ये प्रैक्टिकली कंपनीज में यही यूज़ होता है। आप जो 11th में जो बैलेंस शीट बनाए थे दैट इज़ ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। कंपनी का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है बैलेंस शीट प्रिपरेशन का यही है। आपको अगर अच्छे से समझना है आप न्यूज़पेपर्स में देखो, वहाँ पे बहुत सारी कंपनीज के बैलेंस शीट्स आते हैं। तो बैलेंस शीट इसी तरीके से प्रिपेयर होता है, ऐसे ही वो नोट प्रिपेयर करते हैं। मेन हेडिंग सिर्फ जाता है बैलेंस शीट पे। अब उसका अमाउंट कैसे आया है ये नोट टू प्रिपेयर में होता है। ये नोट टू अकाउंट्स का मतलब क्या हो रहा है? वो अमाउंट कैलकुलेट करके कैसे आया, ठीक है। अगर हम बैलेंस शीट में ये सब करेंगे तो क्या होगा? बैलेंस शीट बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिर्फ शेयर कैपिटल का था, ऐसे ही बाकी जितने भी हेडिंग्स हैं वो सबके नोट टू अकाउंट्स बनते हैं, ठीक है। क्लियर है? तो अभी आप क्लास 12th में ये शेयर कैपिटल ही समझ रहे हो, ओके। बाद में आप पूरा चीज़ समझोगे, बाकी हेडिंग्स भी समझोगे। तो नोट टू अकाउंट्स ये समझ में आ गया अच्छे से। इस चीज़ को प्रॉपरली दिमाग में बैठाओ, इससे क्वेश्चंस इजी आते हैं। आपको प्रैक्टिकली ये चीज़ को समझ के रखना है। क्लियर? तो फर्स्ट बैलेंस शीट का फॉर्मेट रहेगा, देन नोट टू अकाउंट्स। क्लियर?
ओके, तो अभी हम इसका क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो अभी सब आपको समझ में आ गया, ऑथराइज कैपिटल, इश्यूड, सब्सक्राइब्ड। ओके, तो अब क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन से आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि सिंपल मशीन्स लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विद द ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ 50 लाख divided into 4 lakh equity shares of 10 each and 10,000 preference shares of rupees 100 each. ओके, सो ऑथराइज्ड कैपिटल टोटल कितना है, 50 लाख का होना चाहिए, जिसमें से 4 लाख इक्विटी शेयर्स होना चाहिए और 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स होना चाहिए। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन आपको नोट टू अकाउंट्स में लिखते जाने। ओके, देन द कंपनी इशूड 2,75,000 इक्विटी शेयर्स एंड 10,000 10% प्रेफरेंस शेयर्स फॉर सब्सक्रिप्शन। अब कंपनी ने इशू कितना किया है वो यहाँ पे वैल्यू दी हुई है, ये आपको इशू में लिखना है। ओके, नाउ एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 2,50,000 इक्विटी शेयर्स एंड 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स। ओके, अब एप्लीकेशन कितने का मिला है सब्सक्रिप्शन के लिए, ये वैल्यू दी हुई है 2,50,000 एंड 10,000। द टोटल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड ₹80 on 10% preference shares were called for payment. ओके, तो इक्विटी शेयर का पूरा वैल्यू कितना, 10 ईच, ये पूरा मांगा है कंपनी ने, और प्रेफरेंस शेयर में से जो 100 पर शेयर है उसमें से 80 ही मांगा है कंपनी ने। ओके, द अमाउंट कॉल्ड वॉज रिसीव्ड, तो जितना अमाउंट कॉल्ड किया था वो रिसीव हो गया। ओके, तो बाकी क्या है, प्रेफरेंस शेयर्स में कुछ अमाउंट है जो रिसीव नहीं हुए, यानी सब्सक्राइब तो किए बट पे नहीं किया गया। ओके, तो लाइन से करते हैं ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आता जाए, एक साथ बोलूँगा तो समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहला पार्ट ऑथोराइज्ड कैपिटल, तो ऑथोराइज्ड कितना है, फर्स्ट लाइन देखो, ऑथोराइज शेयर कैपिटल ऑफ 50 लाख डिवाइडेड इनटू 4 लाख इक्विटी शेयर्स, तो 4 लाख इक्विटी शेयर्स of rupees 10 each. Okay, and 10,000 preference shares of rupees 100 each. ओके, और जब भी प्रेफरेंस शेयर्स लिखोगे आपको एक परसेंटेज दिया होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे उसके 10% हमेशा इसके साथ में होना चाहिए। ओके, तो 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। ओके, तो ये सब मल्टीप्लाई करके सीधा अमाउंट कॉलम में लिख देना है आपको। ओके, तो 4 लाख इंटू 10 इट कम्स टू 40 लाख। तो इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है, मतलब समझते जाओ, कंपनी जो है 40 लाख से ज़्यादा का इक्विटी शेयर, 40 लाख से ज़्यादा अमाउंट का इक्विटी शेयर इशू नहीं कर सकती। ओके, ये टोटल अमाउंट है इक्विटी शेयर कैपिटल के लिए। देन प्रेफरेंस शेयर्स 10,000 into 100 it comes to 10 lakh. Okay, so total capital 50 lakh. तो ये कंपनी का ऑथराइज कैपिटल है। ओके, तो फर्स्ट 2 लाइंस हो गए। ठीक है, अब इश्यूड, कंपनी इश्यूड 2,75,000 इक्विटी शेयर्स। इशू कितना किया है कंपनी ने, 2,75,000, और रेट क्या है, 10 ईच। ओके, एंड प्रेफरेंस शेयर्स 10,000 ही है, सो 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स, कंपनी का जितना ऑथराइज प्रेफरेंस शेयर पूरा का पूरा इशू कर दिए। ओके, 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। ओके, तो ये भी 10 लाख ही आएगा, तो उसको टोटल कर दिए 27,50,000। ये इशू क्या है, इक्विटी के लिए, और प्रेफरेंस के लिए अगेन 10 लाख, जितना ऑथोराइज था पूरा कंपनी ने इशू भी कर दिए। इसको टोटल कर देंगे। ओके, तो ऑथोराइज्ड हो गया एंड इशूड हो गया। ठीक है, क्लियर है। अब आपको सब्सक्राइब से अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि इसी का जो वैल्यू है आपको बैलेंस शीट में शो करना है। ओके,
तो सब्सक्राइब के लिए देखो, एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 2,50,000 शेयर्स, और इसमें से कंपनी ने क्या बोला है, द टोटल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स वेयर कॉल्ड फॉर पेमेंट। क्लियर? सो इक्विटी शेयर का पूरा का वैल्यू 2,25,000 कंपनी ने इशू किया था, और कॉल्ड अप कितना किया है कंपनी ने, एप्लीकेशन मिला 2,50,000 का, तो 2,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच ये कंपनी ने कॉल किया और इसका पूरा पैसा मिल गया। देखो, कॉल्ड और पेड, इन दोनों में फर्क है। कॉल्ड मीन्स कंपनी ने मांगा है पैसा, और पेड मीन्स सब्सक्राइबर यानी कि पब्लिक ने पैसा दे दिया है, तो इसको कहते हैं कॉल्ड एंड पेड। तो इसका कॉन्सेप्ट आपको भी क्लियर रखना है, न्यूमेरिकल आंसर उसको मतलब समझ के रखो, ठीक है, कॉल्ड एंड पेड। और ये जो पेड जितना करते हैं पब्लिक, इसी को ही एक्चुअल में यहाँ पे लिखा जाता है, भाई यही अमाउंट तो पब्लिक से मिला है, तो वही अमाउंट यहाँ पे शो होता है। तो पूरे एडजस्टमेंट्स के बाद में ये अमाउंट शो किया जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया कॉल्ड एंड पेड, तो बार बार ये टर्म्स आएंगे आपको, तो ये आपको अच्छे से समझना है। क्लियर? तो 2,50,000 of ₹10 each, it is 25 lakh। ओके, और प्रेफरेंस शेयर्स में क्या हुआ है, प्रेफरेंस शेयर्स में 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, बट कॉल्ड अप कितना है, 80 कॉल्ड अप, ठीक है। कॉल्ड अप एंड पेड में क्या होगा, ₹80। सो 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹80 ईच, क्योंकि 20 अनपेड रहा, इसलिए ये सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में आया। ओके, अगर यहाँ पे 80 की जगह 100 होता तो ये इस पार्ट पे ही आ जाता, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप पे। समझ में आ रहा है? अब क्या हुआ है, प्रेफरेंस शेयर देखो, सब्सक्राइब तो किया उसने 100 ईच के लिए, बट पेड अप कितना किया है, 80 ही किया है, तो ये इसलिए ये सेकेंड पार्ट में लिखा जा रहा है, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। ओके, तो ये पूरा क्लियर विजन इस नोट टू अकाउंट्स में शो होता है। ओके, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली अमाउंट फटाफट लिख दिए। सो 10,000 इंटू 80, इट कम्स टू 8 लाख। तो कंपनी के पास कितना पैसा आया, पब्लिक के पास से 25 लाख और 8 लाख, तो ये टोटल 33 लाख आपको शेयर कैपिटल में शो करना है। समझ में आ गया कि क्या हो रहा है? अब देखो कहाँ पे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, मैं ये बता रहा हूँ। ये जहाँ पे 80 ईच हुआ है, यहाँ पे स्टूडेंट कई बार ये 20 को कंसिडर कर लेते हैं। भाई 20 तो दिया नहीं है, वो उसको आपको नहीं करना, जितना मिला है उससे हमको करना है। पेड अप कितना हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पेड अप। जितना पे नहीं किया उसको नहीं लिखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखो, इस लाइन को फिर से पढ़ रहा हूँ, द टोटल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड 80 on 10% प्रेफरेंस शेयर्स वर कॉल्ड फॉर पेमेंट। कंपनी ने क्या किया था, इशू किया था 100, बट कॉल्ड कितना किया, ₹80। ओके, तो उतना ही मिल रहा है, ठीक है। द अमाउंट कॉल्ड वॉज रिसीव्ड, जितना कॉल किया था कंपनी ने उतना रिसीव हो गया। तो ये सब टर्म्स को समझ में रखना है, ठीक है। जितना कॉल किया था उतना रिसीव हो गया, अगर जितना कॉल किया उतना रिसीव नहीं होता तो फिर वो एरियर्स आता, फॉरफीचर आता, ये सब आपको आगे समझ में आएगा। ओके, तो समझ में आया ये चीज़, क्लियर है? जितना कंपनी ने कॉल किया उतना पूरा पैसा मिल गया है, इसलिए यहाँ पे कॉल एरियर्स नहीं आए हैं। क्लियर है? समझ में आया? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, RR Limited was registered with an authorized capital of ₹8 lakh divided into 80,000 equity shares of ₹10 each. Okay, तो authorized, registered with an authorized capital, ये समझ में आ गया आपको।
ओके, टोटल 8 लाख रुपीज़ का ही कैपिटल वो रेस कर सकते हैं और इक्विटी शेयर्स की लिमिट कितनी होनी चाहिए, 80,000। ओके, सो ऑथराइज कैपिटल फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका। नाउ द कंपनी इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन 40,000 इक्विटी शेयर्स। इशू कितना किया आउट ऑफ 80,000? सिर्फ 40,000 ही कंपनी ने इशू किया है। द अमाउंट पर शेयर वॉज पेबल एज फॉलोज। अब फेस वैल्यू कितनी है, 10, वो इंस्टॉलमेंट में पे करने के लिए कंपनी ने प्रोविजन रखा हुआ है। ठीक है, तो इंस्टॉलमेंट में कैसे पे करेंगे, एप्लीकेशन में 5 रुपीज़ के हिसाब से पे करेंगे, अलॉटमेंट में 3 रुपीज़ के हिसाब से पे करेंगे, और टोटल कितना है 10, तो बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कितना हो जाएगा, 2 रुपीज़। ओके, समझ में आया? तो ऐसे करके 10 रुपीज़ को सब्सक्राइबर पे करेंगे। ओके, ये इसका मतलब निकल के आता है। नाउ द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब्ड। अब देखो इशू जो है पूरा सब्सक्राइब हो चुका है। ठीक है, सब्सक्राइब मीन्स जितने भी पब्लिक हैं उन्होंने पूरा 40,000 शेयर्स लेने के लिए एग्री हो गए हैं, ये इसका मतलब होता है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स मतलब नहीं समझ पाते, इसलिए बार बार मैं बेसिक से पूरा मतलब समझा रहा हूँ। ओके, कंपनी ने इशू किया 40,000 और यहाँ पे बोल रहे थे इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब्ड, यानी कि पूरे 40,000 सब्सक्रिप्शन मिल चुके हैं, पूरे 40,000 शेयर लेने के लिए पब्लिक आगे आ चुकी है। एंड ड्यू अमाउंट्स वर रिसीव्ड एक्सेप्ट द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी ऑन 2,000 शेयर्स अलॉटेड टू सीमा। ओके, तो सीमा एक पब्लिक सब्सक्राइबर है, शेयर्स लेने के लिए वो आगे आई थी, लेकिन 2,000 शेयर्स जो उसके पास है उसमें वो अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे पा रही है। ठीक है, तो पूरा पैसा मिल रहा है लेकिन 2,000 शेयर का पैसा नहीं मिल रहा, यानी कितना का पैसा मिल रहा है, 38,000 ही अमाउंट मिल रहे हैं। ओके, सिर्फ 38,000 ही अमाउंट मिल रहा है और 2,000 का अमाउंट नहीं मिल पा रहा, 2,000 शेयर्स का। तो इसको क्या कहते हैं हम, एरियर्स। ओके, एरियर्स मीन्स बचा हुआ, जिसका पैसा नहीं मिल रहा, रुक गया है। ओके, सो 38,000 का तो पूरा पैसा मिल गया, तो ये आपका आ जाएगा सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप पे। ओके, समझ में आया? क्लियर हो रहा है? तो इसको लाइन से करते हैं तो आपको पूरा समझ में आएगा। अब फर्स्ट स्टार्ट विथ ऑथराइज कैपिटल 80,000 इक्विटी शेयर्स, of rupees 10 each. Okay, so this comes to 8 lakh. यही टोटल हो जाएगा आपका ऑथराइज्ड। ओके, नाउ इशू कितना किया है, 40,000 इक्विटी शेयर्स कंपनी ने इशू किया है, 40,000 इक्विटी शेयर्स of rupees 10 each. It comes to 4 lakh. Okay, so issue 8 लाख में से 4 लाख इशू, तो ये ऑथराइज्ड हो गया, इशूड हो गया। ओके, नाउ सब्सक्राइब्ड 40,000 में से सिर्फ 38,000 को जो पूरा पैसा है वो मिला हुआ है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। सो 38,000 ऑफ रुपीज 10 each, इसका पूरा अमाउंट मिल गया है। ओके, सो 38,000 इंटू 10, 3,80,000। अब कौन सा पैसा नहीं मिला ये आपको ध्यान देना है। ओके, 2,000 शेयर्स जो सीमा ने लिया था, ठीक है, इसकी पूरी वैल्यू कितनी होती है, 10। तो 2,000 शेयर्स जिसकी वैल्यू है 10, ये क्या हो गया, इसके अमाउंट पूरे नहीं मिल रहे। ठीक है, तो इसको सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप पे लिखें, बट इसको इनर कॉलम में लिखना है बिकॉज अभी इसमें एरियर्स हैं। तो 20,000 है। ओके, अब कॉल्स इन एरियर्स कितना पैसा नहीं मिला, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल में का इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाया, तो 2,000 शेयर्स इंटू 5 कहाँ से आया, अलॉटमेंट और फाइनल कॉल का अमाउंट जोड़ के। ये अमाउंट क्या कर रहा है, जो सीमा है वो पे नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो ये लेस हो जाएगा।
ओके, तो कितना अमाउंट बस मिल पाया 2000 शेयर में से, जो एप्लीकेशन का अमाउंट है वही बस मिल पाया था, इसलिए 2000 इंटू 5 एप्लीकेशन का ही अमाउंट सिर्फ यहाँ पे आया। समझ में आ गया? अगर ये चीज़ नहीं लिखा होता कि 2000 शेयर्स में से अलॉटमेंट का और बैलेंस कॉल का अमाउंट नहीं दे रहे हैं, तो क्या होता? पूरा का पूरा पैसा ये फुल्ली पेड अप पे ही दिखता। ओके, तो जितना अमाउंट मिला उसका हम लिख देंगे यहाँ पे वैल्यू 3,80,000 प्लस 10,000 3,90,000। समझ में आ गया क्या हो रहा है? और ये जो वैल्यू है ये यहाँ पे आ जाएगा फाइनल 3,90,000, ये आपको बैलेंस शीट में शो करना है। ओके, तो फॉर्मेट आप अच्छे से समझ जाओ, नोट टू अकाउंट्स इसको प्रॉपरली अच्छे से प्रिपेयर करो, आप अच्छे से समझो, प्रॉपर आपको स्पेस दे दे के लिखना है। ओके, क्लियरली लिखना है और कोई कन्फ्यूजन नहीं होना है, एकदम लॉजिक बैठाते जाओ तब आपको समझ में आएगा। लॉजिक तभी बैठेगा जब आप शेयर कैपिटल के हर एक वर्डिंग्स को समझोगे। जितना वर्डिंग्स को समझोगे उतना ही क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। तो इस क्वेश्चन में समझ में आ गया क्या हुआ था? मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, जो सब्सक्राइब नॉट फुल्ली पेड अप पार्ट 2000 शेयर्स जो अमाउंट है, 2000 शेयर्स का जो अमाउंट है अलॉटमेंट और फाइनल कॉल वो नहीं पे कर पाया। ठीक है, तो वो एरियर्स में चला गया और एरियर्स को लेस करने के बाद ही आप फुल्ली पेड अप का पूरा टोटल करके लिखना है। ओके, तो क्लियर हो गया? ये समझ में आ गया?